तो आइए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, sonnet number 18. So before we begin this poem, let us discuss also a little bit about sonnets, that how many sonnets William Shakespeare had written in his life. So he had written about 154 sonnets. ठीक है, याद रखोगे, 154 sonnets in all he had written in his lifetime. Out of this 154 sonnets, विलियम शेक्सपियर तो ड्रामेटिस्ट था ना, अपने टाइम का एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था, यानी कि नाटककार। नाटककार होने के साथ साथ कविताएं लिखना, सोनेट लिखना। सोनेट ओरिजिनली लव सॉन्ग हुआ करता था। जब ये सोनेट बना स्टार्टिंग में तो लव सॉन्ग था। आप लोग को याद होगा शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, जिसमें रोजालिंड देखती है कि पेड़ों पे लव सॉन्ग्स लिखा हुआ है, ऑरलैंडो लिख दिया रहता है, तो दैट इज़ सोनेट। लेकिन आगे जाके सोनेट्स के बहुत सारे रूप बन गए। विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है उसको हम लोग इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। तो हाँ, यस, शेक्सपियरियन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। क्यों इंग्लिश सोनेट की क्या खास बात है? इसके अंदर, इस सोनेट के अंदर 3 क्वार्टरेन होते हैं। क्वार्टरेन का मतलब होता है क्वार्टर, ठीक है ना, मतलब 4 लाइन को बोलते हैं क्वार्टरेन। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 लाइन्स, इसके बाद फिर से 1 2 3 4, ये 3 क्वार्टरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। और लास्ट में एक कपलेट होता है। कपल होता है ना, कपल मतलब होता है जोड़ा। तो ऐसे सोनेट को जो कि 3 क्वार्टरेन में लिखा हो और एक कपल में लिखा हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। सो हाउ मेनी सोनेट्स हैड ही रिटन? ही हैड रिटन 154 सोनेट्स, जिसमें से 1 से लेके 126 तक ये जो सोनेट्स था, एक सोनेट से लेके नंबर 1 से लेके 126 तक, ये सारा सोनेट्स उन्होंने लिखा था। उनके एक मेल फ्रेंड थे जिनको हम लोग बोलते हैं मिस्टर WH, ठीक है ना, मिस्टर WH उनका नाम था, मिस्टर WH। ये एक बहुत ही रईस इंसान थे और बहुत ही हैंडसम इंसान थे। ये साउथहैम्पटन के अर्ल थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन मतलब यूं समझ लो चलती फिरती भाषा में कि साउथहैम्पटन के बहुत ही रईस इंसान थे और बहुत ही हैंडसम थे। ये जो 126 सॉनेट्स इन्होंने लिखा मिस्टर WH के लिए, इसके लिए कई साहित्यकार इंग्लिश के वो लोग डाउट करते हैं कि वाई शेक्सपियर वाज सो मच पैशनेट, वाई ही वाज सो मच फैसिनेटेड अबाउट अ मेल पर्सन। रीज़न चाहे जो कुछ भी हो, स्टार्टिंग के 1 to 17 सॉनेट्स में ऐसा माना जाता है, 1 to 17, 1 से लेके 17 सॉनेट जो था ना, उस 1 से लेके 17 सॉनेट में विलियम शेक्सपियर ने जितना भी सॉनेट लिखा 1 to 17, वो मिस्टर WH को इनकरेज करने के लिए लिखा, शादी करने के लिए, कि तुम शादी कर लो, ठीक है ना। और क्यों ऐसा करने को इनकरेज करते थे? बिकॉज वो चाहते थे कि मिस्टर WH का एक दूसरा रूप सामने आए, दुनिया में आए। वो इतने हैंडसम हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं कि उनका एक प्रतिबिंब आना चाहिए। शादी कर लेंगे तो उनका एक बेबी होगा, संतान होगा, जो कि उन्हीं के जैसा दिखेगा, उन्हीं के जैसे बातें करेगा। इस पैशन की वजह से या इस बात को पूरा करने के लिए ही वांटेड मिस्टर WH टू गेट मैरिड सून। ऑल दीज वर द कंटेंट्स ऑफ फ्रॉम सोनेट नंबर 1 to 17। बाकी के 126 में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था। इसके बाद 127 नंबर से, 127 नंबर सोनेट से 152 तक, ये जो सोनेट था, मतलब 27 और 3 हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50, और 2 और 25 सोनेट। ये जो 25 सोनेट थे, ये उन्होंने लिखा डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी। एक ऐसी लेडी जो सिर्फ शरीर की त्वचा में ही काली नहीं थी, उसकी आंखें भी अजीब डरावनी थी। और उस लेडी के ज़रिए वो ये बताना चाहते थे कि हाउ मच डिप्रेस्ड, हाउ मच इन ट्रबल ही वाज। ऐसा वो मानते थे कि उस लेडी की वजह से उनका लाइफ चौपट हो गया। पता नहीं वो किसको इंडिकेट कर रहे थे, ये पता नहीं चल पाया। डार्क लेडी, हु इज़ दैट डार्क लेडी, वी डोंट नो। और बाकी का जो 2 सोनेट है, 152 के बाद बचा 153 एंड 154, ये 2 सोनेट उन्होंने लव गॉड को डेडिकेटेड किया है। लव गॉड किसको बोलते हैं भाई? क्यूपिड। क्यूपिड देखे होगे ना, जो ऐसे तीर धनुष लेकर के ऐसे चला रहा होता है, ठीक है ना, दिल पे मार रहा होता है तीर से, क्यूपिड बोलते हैं उसको। तो ही इज द गॉड ऑफ लव। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। तो आपने देख लिया कि सारे इसमें के सोनेट कितने हैं, किसको किसको लिखा।
इस पोएम के बारे में भी देखा कि व्हाट इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सॉनेट और व्हाट इज कॉल्ड इंग्लिश सॉनेट. इंग्लिश सॉनेट इज वन where you get 3 quatrains and 1 couplet. And there is one more specific idea about his sonnet, that his sonnet is written in a particular rhyming pattern. वो rhyming pattern क्या है? जैसे समर्स डे देखो, तो डे में आप बचपन से पढ़ते होगे राइम जानते होगे ना, जैसे कैट पैट सैट टैट ऐसा है. ऐसे राइम देखो यहाँ पे पहला आखिरी लाइन में क्या है, डे. तो डे का मैचिंग और कहीं है मे. तो डे को अगर हम लोग ए बना दिए तो मे को भी ए बना दो, ठीक है ना. ये हो गया ए और ए. फिर टेम्परेट, सेकंड लाइन टेम्परेट, टेम्परेट के साथ क्या मैचिंग है, डेट. तो हो गया बी और ये भी हो गया बी. तो राइमिंग पैटर्न हो गया ए बी. शाइन्स, शाइन्स क्या डे से और टेम्परेट से मैच कर रहा है, तो उसको कर दो सी. शाइन्स डिक्लाइंस, फिर सी. डीम्ड, डीम्ड किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो डी मान लेंगे. ये डी, तो डीम्ड के साथ अनट्रिम्ड, ये भी डी हो गया. तो अभी तक क्या हो गया, ए बी सी डी. फिर फेड, फेड से मैचिंग करता हुआ ऊपर का कुछ भी नहीं है, फेड के साथ शेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ई. और ये भी हो गया ई. ओएस्ट, ओएस्ट के साथ मैचिंग क्या कर रहा है भाई, ओएस्ट के साथ मैचिंग कर रहा है ग्रोएस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एफ. और ये भी हो जाएगा एफ. फिर सी और डी एकदम अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, जी. और ये भी हो जाएगा जी. तो इसका राइमिंग पैटर्न पोएम का हो गया ए बी सी डी ई एफ जी जी. ठीक है. तो इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब आगे भी हम लोग थोड़ा देखें. कुछ जो पोइटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब पोइटिक डिवाइसेस, जैसे पर्सोनिफिकेशन, जैसे एलिटरेशन, एजोनेंस, पन, ये सब हम लोग अगर पोएम में आया तो पढ़ेंगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे. चलिए अब हम लोग जानेंगे इस पोएम का थीम क्या है. दिस सोनेट नंबर 18 इज़ वेरी पॉपुलर, इट इज़ वेरी फेमस. शेक्सपियरियन सोनेट में बहुत ही फेमस है ये, बहुत इसका नाम है सोनेट 18 का. सोनेट 18 मतलब 18 नंबर सोनेट. तो 18 नंबर सोनेट ये किसके लिए है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. किसके लिए, मिस्टर WH के लिए. एंड हु वाज मिस्टर WH, ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर शेक्सपियर एंड ही वाज द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. यस. सो द वेरी फर्स्ट लाइन, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. अगर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से एजर्टिव में चेंज करें, तो एजर्टिव में चेंज करने के टाइम में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जानते हो ना, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाते हैं और नॉट लगा देते हैं. तो आई शैल नॉट कंपेयर दी टू अ समर्स डे मीन्स एक्चुअली द पोएट मीन्स टू से दैट आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर योर ब्यूटी, योर हैंडसमनेस, योर यूथ टू एनी समर्स डे. Why he is going to compare his beauty with a summer's day? Because in England, summer is wonderfully beautiful. That summer is not at all like what we experience here in India. इंडिया का समर जलातन आछे, ठीक, तो जला है, हम लोगों को जलाता है, हम लोगों का चमड़ा उखाड़ देता है इंडिया का समर. लेकिन इतना ही ब्यूटीफुल और इतना ही खूबसूरत कहाँ का समर है, इंग्लैंड का. वहाँ ऐसी खूबसूरती होती है कि जैसे हमारे यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है ना, उनके वहाँ का वो उस टाइम में मिनिमम होता है समर में. और इसलिए वो बहुत इंजॉयबल होता है. चारों तरफ फूल खिलते हैं, हरियाली दिखती है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है. एंड एवरीबडी इन इंग्लैंड दे वेट फॉर समर सीज़न. इसलिए समर के साथ हम लोग तुलना कर सकते हैं किसी भी ब्यूटीफुल और हैंडसम का. हमारे यहाँ किसी लड़की की खूबसूरती को बताने के लिए चाँद से तुलना करते हैं, ठीक है ना. चाँद में बहुत धब्बे हैं लेकिन. तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना समर से करूं ना. दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. तुम्हारी तुलना में समर से नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि तुम समर से भी ज़्यादा लवली हो और समर से भी ज़्यादा टेम्परेट हो. यहाँ पे दो नेचर किसका है, समर का है. समर इज़ लवली एंड समर इज़ टेम्परेट. टेम्परेट मीन्स व्हाट, एवरेज होता है, नॉट टू मच हीटेड, नॉट टू मच हॉट, नॉट टू मच कोल्ड. समर उनके वहाँ का ऐसा होता है, टेम्परेट होता है. तो वो अपने दोस्त को कह रहा है कि तुम तो समर से भी ज़्यादा टेम्परेट हो, तुम समर से ज़्यादा लवली हो, इसीलिए हम तुम्हारी तुलना समर से नहीं करेंगे. किसका तौहीन होगा अगर तुलना करेंगे तो, मेरे दोस्त का. हम तुम्हारी तुलना नहीं करेंगे. समर क्या चीज़ है यार. दैट रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. समर में एक और कमी है. दूसरी कमी क्या है भाई, समर शेक, समर क्या करता है, शेक करता है, हिला हिला कर तोड़ देता है. किसे, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ठीक है ना.
खूबसूरत जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड का मतलब होता है अनब्लूम्ड फ्लावर्स, मतलब जो अभी ब्लूम नहीं हुई, कलियाँ जिसे कहते हैं। तो कलियों को, डालियों को हिला हिला कर उन कलियों को तोड़ देता है। ज़ोर से जब हवा चलती है समर के टाइम में, तो ज़ोर से हवा चलने से डालियाँ हिलती हैं, और डालियों के हिलने से जो छोटी छोटी कलियाँ हैं वो टूट के गिर जाती हैं, और बेचारा वो फूल नहीं बन पाती हैं, जो कलियाँ हैं वो फूल नहीं बन पाती हैं। तो इस तरह से रफ़ होता है ना, बहुत रफ़ होता है समर, हम उससे तुम्हारा तुलना नहीं कर सकते। बिकॉज दे किल द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। वन मोर रीज़न इज़ देयर। समर का जो लीज़ होता है, लीज़ का मतलब होता है टाइम पीरियड। लीज़ मीन्स व्हाट? टाइम पीरियड मीन्स टेन्योर, जितने समय के लिए वो आता है, द लाइफ स्पैन। द लाइफ स्पैन ऑफ समर इज़ वेरी शॉर्ट, इट हैज़ ए वेरी लिमिटेड टाइम। What do have the limited time? Summer's time period. So summer's time period is very limited, it's very short. So I am not going to compare your life, your beauty, your youth with that of the summer. ठीक है ना? क्योंकि भाई तुम्हारे यूथ का तो कोई एंडिंग है नहीं, तुम्हारा यूथ का कोई सीमा नहीं है, तुम्हारे यूथ का कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी खूबसूरती, उसका कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो समय क्या है? बाउंडेड है। किस बात से? टाइम से भी बाउंडेड है, और किस चीज़ से बाउंडेड है भाई? और जो उसका ब्यूटी है वो भी समय के साथ ढल जाएगा, उससे भी बाउंड है। तुम बाउंडेड नहीं हो। नेक्स्ट, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। अच्छा, अब देखो एक एक करके कमियां बता रहा है समर की, तो अब एक और कमी बता रहा है, कह रहा है सम टाइम टू हॉट। व्हाट इज़ टू हॉट? समर इज़ टू हॉट। सम टाइम द समर इज़ वेरी हॉट, it is so hot that the eye of heaven shines. eye of heaven, heaven मतलब आकाश, और आकाश की आँख किसको कहेंगे? सन को। इसीलिए सिंगल वर्ड यूज़ किया है आई। इंसानों की दो आँखें होती हैं, अगर इंसान जैसा बोलना होता तो बोलता आईज़, लेकिन हेवन की तो एक ही आँख होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ हेवन। कभी कभी आई ऑफ हेवन यानी कि सन इतना ज़्यादा चमकता है, इतना ज़्यादा शाइन करता है, गर्मी के दिनों में करता है ना, हमारे यहाँ भी सन बहुत चमकता है, इतना चमकता है। एंड ऑफन इज़ हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और फिर दूसरी तरफ कभी कभी सन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डीम्ड हो जाता है। डीम्ड होने का मतलब धुंधला पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, फीका पड़ जाना। और कॉम्प्लेक्शन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं हमारे शरीर के रंग को। तो यहाँ सन का कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? गोल्डन। तो सन्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन इज़ डीम्ड, यानी सन का सुनहरा रूप कभी कभी फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग है ना, कभी कभी तो इतना चमकता है कि लोगों को जला देता है, लोगों को परेशान कर देता है, और कभी कभी तो धुंधला हो जाता है, फीका पड़ जाता है। क्यों फीका पड़ता है? गैस, क्योंकि बादल के टुकड़े बीच में आ जाते हैं, छोटे छोटे बादल के जत्थे आ जाते हैं, टुकड़े आ जाते हैं, और उन टुकड़ों की वजह से जो सन का लाइट होता है वो सन का लाइट अर्थ पे प्रॉपरली नहीं आ पाता है। इसकी वजह से हेज़ी इन्वायरमेंट दिखता है चारों तरफ। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। इसके साथ वो ये भी बोलना चाह रहा है शेक्सपियर कि हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ एक ना एक दिन डिक्लाइन होती है, ठीक है ना? हर खूबसूरत चीज़ एक दिन डिक्लाइन हो जाती है। जैसे आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी सबकी उम्र 17, 18, 19 ऐसी उम्र है। इस उम्र में तुम लोग अभी ग्लैमरस हो, तुम्हारी त्वचा चमक रही है, जो भी खाते हो हजम होता है, बीमार कम पड़ते हो, ठीक है ना? तो अभी तुम अपने लाइफ में ब्यूटी की तरफ बढ़ रहे हो, यूथ की तरफ बढ़ रहे हो। अभी सबके मसल्स बनने बाकी हैं, सबकी खूबसूरती अभी बाकी है। 20, 22, 23 तक सब अपने लाइफ का सबसे बेस्ट ग्लैमरस और खूबसूरत दिखेगा। लड़कियाँ और लड़के भी अपने लाइफ के सबसे हैंडसमेस्ट पर्सनालिटी कब दिखेंगे भाई? जब 22, 23, 24 के हो जाएंगे तब। उसके बाद फिर ये ग्राफ क्या होगा? धीरे 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 ऊपर जाने के बाद अब फिर नीचे आना शुरू होगा। आफ्टर 30 ये डिक्लाइन होना शुरू होगा। फिर आपके अंदर धीरे 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 कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, ठीक है? फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके अंदर काम करने की शक्ति कमने लगेगी, फिर आपका स्किन उतना ग्लैमरस नहीं रहेगा, चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, ठीक है? फिर आप बदसूरत देखने लगोगे, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ोगे, ऐसा होने लगता है। तो ये नेचर का लॉ है। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ सम टाइम डिक्लाइंस, कभी ना कभी क्या करता है? डिक्लाइन होता है,
डिक्लाइन मीन्स कमज़ोर होने लगता है, फीका पड़ने लगता है। बाई चांस कैसे होता है भाई, या तो बाई चांस हो जाता है, बाई चांस मतलब कभी कभी एक्सीडेंटली भी कोई बदसूरत मतलब क्या बोलते हैं, कुरूप हो जाता है, बदसूरत बन जाता है बाई चांस, या कभी कभी नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या कभी कभी नेचर के चेंजिंग कोर्स के हिसाब से नेचुरली धीरे धीरे जैसा कोर्स है नेचर का, जो गति है, गति के हिसाब से वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अनट्रिम्ड और नेचुरल जो चेंजिंग कोर्स होता है ना, वो अनट्रिम्ड है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अनचेंज है, मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, वो होना ही है, ठीक है, अनट्रिम्ड है, अनकट। बट दे डाई इटर्नल समर, ये देखो ये आर्केइक इंग्लिश है, आर्केइज्म, शेक्सपियर के लैंग्वेज में आर्केइज्म ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब उनका ओरिजिनल मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओरिजिनल मैकबेथ आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आर्केइज्म आप देखोगे, पूरा फुल आर्केइज्म होता है। आर्केइज्म का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश, जो पुराने ज़माने में थी, अब नहीं है, अब मॉडर्न इंग्लिश है, काफ़ी ईजी बन गई है। तो लिख रहे हैं बट दाई इटर्नल समर, दाई मीन्स व्हाट, योर, बट योर इटर्नल समर शैल नॉट फेड, तुम्हारा ये जो इटर्नल समर है ना, इटर्नल का मतलब ध्यान देना, इटर्नल मीन्स दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ टेम्पररी। टेम्पररी वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं थोड़े समय के लिए, और इटर्नल जो होता है वो परमानेंट, मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाला, उसे कहते हैं इटर्नल। तो पोएट कहते हैं कि तुम्हारा ये जो इटर्नल समर है ना, समर इज़ अ सिनोनिम, ये पर्यायवाची है समर। ऊपर आपने पढ़ा है ना, समर किसका पर्यायवाची है, ब्यूटी का, ब्यूटी का समर है। लेकिन यहाँ पोएट के लिए वो समर का मतलब क्या है, पोएट के लिए वो समर का मतलब है जवानी, खूबसूरती, हैंडसमनेस, वो जो उनका हैंडसमनेस है, उनका अट्रैक्टिवनेस है, दैट इज़ कॉल्ड द समर। तो पोएट बोल रहा है कि दाई इटर्नल समर, तुम्हारा जो इटर्नल समर है, तुम्हारा कभी नहीं ख़त्म होने वाली जो जवानी है, तुम्हारी खूबसूरती है, दिस शैल नॉट फेड। ये भी देखो पुरानी बात है, आज के ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल लगता है, विल, लेकिन यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी शैल लगा हुआ है। अब ये नहीं यूज़ होता है ऐसा, देखे वो कभी ऐसा ही शैल गो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, वो फेड नहीं होने वाली है। फेड मतलब जानते हो ना, धूमिल पड़ना, धुंधला हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। तो तुम्हारी जवानी कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ वेस्ट, नॉर लूज, और तुम इस बात को भी लूज़ नहीं करोगे, किसे, द पोजेशन ऑफ दैट फेयर, फेयर मीन्स व्हाट, ब्यूटी, उस ब्यूटी को तुम लूज़ नहीं करोगे। पोजेशन किसको बोलते हैं भाई, वॉट एवर यू पॉजेज इज़ कॉल्ड योर पोजेशन, जो भी तुम्हारे अंडर में रहे, तुम्हारे अधिकार में रहे, वो तुम्हारा पोजेशन है। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा पोजेशन है, यू पॉजेज योर फोन, यू पॉजेज दैट बुक, सो दैट बुक इज़ योर पोजेशन, तुम उसको लेके बहुत पॉजिटिव हो, यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर पोजेशन। तो यहाँ बोल रहा है कि यू ऑल्सो पॉजेज योर ब्यूटी, फेयर, फेयर मीन्स वॉट, ब्यूटी। दाउ ओएस्ट, दाउ का मतलब यू, यू ओएस्ट, ओएस्ट मीन्स यू ओन, you own, O-W-N, what you own, you are the owner of what, you are the owner of beauty, you are the owner of youth, you are the owner of never ending attractiveness, and that you will never lose, you will never lose the ownership of that, तुम कभी उसका ownership नहीं खोगे। nor shall death brag thou wanderest in his shade, और ये डेथ की बात क्या करें, ये डेथ तो सबको अपने अंदर ब्रैग कर लेता है ना, सबको खींच लेता है। ये डेथ जो है बहुत ही बोस्टफुल है, बहुत ही घमंडी है। यहाँ पे देखो ब्रैग का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, ब्रैग मीन्स बोस्ट, बोस्ट मतलब घमंडी। मौत सबको अपनी आगोश में खींच लेता है, अपने अंडर में खींच लेता है, लेकिन ये डेथ तुम्हारे ऊपर अपना घमंड नहीं दिखा पाएगा। इट कैन नेवर शो इट्स प्राइड, इट्स बोस्टफुलनेस ऑन टू यू, तुम पे कभी नहीं दिखा पाएगा। वाई, बिकॉज यू वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड, क्योंकि तुम उसके शेड में रह के भी तुम्हारी मौत नहीं होगी, मौत की छत्र छाया में आके भी तुम नहीं मरोगे। यू शैल नॉट डाई, मौत तुम्हारे ऊपर घमंड नहीं दिखा पाएगा, मतलब मौत तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। मौत सिर झुकाने का मतलब तुम अमर हो, तुम नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, क्यों नहीं मरोगे, देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि
ये जो लाइंस है ना मेरे पोएम की, ये जो लाइन्स है किसको रेफ़र कर रहा है? मेरे पोएम की लाइन। ये जो लाइन्स आप देख रहे हो ना, ये मेरे पोएम की लाइन्स है। तुम मेरे लाइन्स में क्या कर रहे हो? मेरे ये लाइन्स इटर्नल हैं। ये विलियम शेक्सपियर ने जब लिखा था तो इट वाज़ अराउंड 1600 से लेके 1606-7 ईस्वी के बीच में ये लिखा गया था, ठीक है ना? तब का लिखा हुआ आज करीब 420-25 साल हो गए, इतने दिनों बाद भी क्या आज तक ये मर गया? ये लाइन, ये पोएम मर गया? अभी भी ज़िंदा है ना? आज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना? तो विलियम शेक्सपियर ने सही बात कहा था। उसने कहा था कि दीज लाइन्स ऑफ माई पोएम्स आर इटर्नल, ये अमर है, कभी नहीं ख़त्म होगा। और तुम इस लाइन्स में ग्रो करोगे। ग्रो करोगे मतलब तुम फलोगे, फूलोगे, तुम बढ़ोगे, तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, हाँ, तुम्हारी तारीफ़ होगी, तुम्हारी जवानी बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ती ही जाएगी, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस बढ़ता ही जाएगा। ना जाने अब तक लाखों टीचरों ने इसको पढ़ाया होगा, लाखों बच्चों करोड़ों ने इसको पढ़ा होगा। जितनी बार पढ़ोगे उतना ग्रो होगा। जैसे हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तुम लोग नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है ना? तो अगर तुम लोग चाहोगे जितना बच्चे इसको पढ़ेंगे उतना ग्रो होगा, जितना पढ़ेंगे उतना ग्रो। हाँ, हमारे जाने के बाद भी ये रहेगा, ठीक है ना? सो व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोइस्ट, है ना? और मेरे इटर्नल लाइन्स में ये तुम्हारा ग्रो करते ही जाएगा, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस। अब लास्ट का जो कपलेट है वो पढ़ लेते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक, सो लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? जिस समय तक, जिस समय तक इंसान सांसें लेता रहेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है ना, डैश डैश तेरा नाम रहेगा, कोई एक डैश डैश ले लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे है कि एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इंसान सांसें लेगा, जब तक इंसान की आँखें देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लीव्स दिस, तब तक मेरा ये पोएम ज़िंदा रहेगा। और जब तक मेरा ये पोएम ज़िंदा रहेगा, दिस गिव्स, मतलब ये दिस किसके लिए आया हुआ है? माई पोएम के लिए, पोएम, ठीक है ना? यहाँ भी पोएम के लिए आया हुआ है। तो जब तक लोग देखेंगे, जब तक लोग सांसें लेंगे, ये पोएम ज़िंदा रहेगा। और जब तक पोएम ज़िंदा रहेगा, ये तुम्हें लाइफ देता रहेगा। दी का मतलब यू, ये तुम्हें ज़िंदगी देता रहेगा, तुम और ग्रो करते जाओगे अपनी ख्याति में। तो आई गेस मैं समझा पाया। थैंक यू वेरी मच।